अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नॉलेज ब्लॉग। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ द सीरीज़ ऑफ बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 1 का लास्ट लेक्चर। सो बिफोर स्टार्टिंग प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। लास्ट टाइम हमने बायोलॉजिकल मेथड को डिस्कस किया था। बायोलॉजिकल मेथड में हमने ऑब्जर्वेशंस को, डिडक्शंस को, एक्सपेरिमेंट्स को, हाइपोथेसिस को, रिजल्ट्स को डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि रिजल्ट्स बेसिकली क्या होते हैं। रिजल्ट से ही हम स्टार्ट करते हैं। रिजल्ट्स में हम लोग जो भी हमारी फाइंडिंग्स होती हैं एक्सपेरिमेंट्स के बाद, हमारी जो भी फाइंडिंग्स हमारी हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रही होती हैं, कि जो भी हमारे रिजल्ट्स निकलते हैं, डाटा निकलता है, उसको हम लोग पब्लिश करते हैं साइंटिफिक जर्नल्स में, बुक्स के अंदर, और उसकी हम साइंटिफिक रिपोर्ट्स बनाते हैं, प्रेजेंटेशंस बनाते हैं और अवेयर करते हैं हमारे इर्द गिर्द के लोगों को, साइंटिफिक वर्ल्ड को, कि ये हमारे पास अपडेट है और हमारी जो न्यू सर्च है, न्यू फाइंडिंग्स हैं, उनके ये रिजल्ट्स हैं। तो फर्दर वो जो हमारी हाइपोथेसिस होती है उसको प्रूव किया जाता है। जो एक्सपेरिमेंट्स बार बार प्रूव किए जाते हैं और हाइपोथेसिस को डिफरेंट तरीक़ों से उसके ऊपर दोबारा से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए जाते हैं, और अनटिल अनलेस वो हाइपोथेसिस बिल्कुल ट्रू साबित हो जाए तो उसको हम लोग थ्योरी का नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल, एक हाइपोथेसिस है और उसके ऊपर मल्टीपल एक्सपेरिमेंटेशन के बाद, एक्सपेरिमेंट कंडक्शन के बाद मल्टीपल टाइप्स की हाइपोथेसिस उससे बनाई जाती हैं फर्दर, और सबको ट्रू साबित किया सारे एक्सपेरिमेंट्स ने। उनके जो रिजल्ट्स थे सारे हाइपोथेसिस वाली साइड पे आए हैं, हाइपोथेसिस के हक़ में आए हैं, तो हम उसको थ्योरी का नाम दे देंगे। अब एक थ्योरी इज़ सपोर्टेड बाय एक्सटेंसिव एविडेंस एंड इज़ रिपीटेडली वैलिडेटेड बाय मल्टीपल रिसर्चर्स। मल्टीपल रिसर्चर्स उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, सबके आइडियाज़ उनके साथ मिलते हैं, सबके व्यूज़ उससे मिल रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की अगर हम एग्जांपल लें तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को बहुत से लोगों ने, बहुत से साइंटिस्ट सपोर्ट करते हैं कि टाइम के साथ साथ जो है स्पीशीज़ में, टाइम के साथ साथ और अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होती रहती हैं, उनमें चेंजेस आती रहती हैं, अडॉप्शन आती रहती है। तो ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, और इसको मल्टीपल हाइपोथेसिस जब ट्रू साबित हुई थी तो ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बनी थी, और इस थ्योरी को मल्टीपल एविडेंस जो हैं सपोर्ट करते हैं। फर्दर अगर हम देखें तो साइंटिस्ट उस थ्योरी के ऊपर टेस्टिंग करते रहते हैं कि किसी तरीके से ये गलत साबित हो जाए, या इसका कोई ऐसा पॉइंट जो इसको रिजेक्ट कर दे। तो जब मल्टीपल थ्योरीज़ के ऊपर मल्टीपल टेस्टिंग के बाद जब हमारी थ्योरीज़ प्रूव होती हैं, सही साबित होती हैं, अगेन एंड अगेन प्रूव्ड ट्रू, तो उसको हम लॉ या प्रिंसिपल का नाम दे देते हैं। और ये बहुत टाइम के बाद ऐसे होता है, इसीलिए अब तक सिर्फ 2 साइंटिफिक लॉज हैं। The first one is Hardy-Weinberg law and the second one is Mendel's law of inheritance। ये पूरे 2 ही लॉज हैं अब तक जिनको हाइपोथेसिस ने, जिनको थ्योरीज़ ने सपोर्ट किया है। मल्टीपल एविडेंसेस इनके हक़ में हैं। एक्सपेरिमेंट्स जो हैं कंडक्ट किए गए थे वो सब ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है इनके लिए। तो ये 2 अब तक लॉज बन चुके हैं। बाकी चीज़ें रिजेक्ट हो जाती हैं, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाती है, किसी के व्यूज़ शामिल हो जाते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। पीछे से जो मिलता जुलता टॉपिक जो अब ख़त्म हुआ है, इसमें हमने थ्योरी और लॉ को डिस्कस किया है। अब आपको मुकम्मल तौर पर बायोलॉजिकल मेथड की समझ आ चुकी होगी और आपको ये भी आइडिया हो चुका होगा कि लॉ बनता कैसे है। सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल स्टार्ट टुडे, बायोलॉजिकल टॉपिक को मज़ीद समझने के लिए ये टॉपिक बहुत इजीली उसको सपोर्ट भी करेगा और आप लोगों को बहुत इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि बायोलॉजिकल मेथड है क्या। इसमें हम मलेरिया की एग्जांपल लेंगे, मलेरिया एज एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। तो मलेरिया सबको बहुत कॉमन है बहुत सारे कंट्रीज़ में, पाकिस्तान में तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में बहुत कॉमन है, पाकिस्तान में भी। तो ह्यूमन हिस्ट्री अगर हम देखें तो मलेरिया ने बहुत ज़्यादा दूसरी डिजीज़ की निस्बत मलेरिया ने बहुत ज़्यादा लोगों को इफ़ेक्ट किया था। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है हमारे पास नंबर 1 पे। देयर आर 2 बायोलॉजिकल प्रॉब्लम दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। द फर्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ द काज ऑफ मलेरिया। अब ये हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, यानी हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया है कि व्हाट इज़ द काज ऑफ मलेरिया। इस पे रिसर्च स्टार्ट हुई, डिफरेंट लोगों ने इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया। जब मलेरिया आया, उसने अटैक किया, तो लोगों ने ये सवाल किया कि व्हाट इज़ द काज ऑफ मलेरिया। तो दिस डिजीज़ वाज नाउन टू बी फिजिशियंस ऑफ
of the ancient times more than 200 years ago. In the last part of 19th century there were 4 major observations about malaria. मलेरिया की 4 मेजर ऑब्जर्वेशंस बनाई गई. यहाँ पे मैंने मेंशन की हैं कि मलेरिया जो है वो दलदली इलाकों में यानी मार्शी एरियाज़ में होता है और मलेरिया का कुछ ताल्लुक़ है. क्विनाइन एक बार्क ट्री बार्क है, ये है इफ़ेक्टिव ड्रग है फॉर द मलेरिया. और ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शी एरियाज डज नॉट काज मलेरिया, कि पानी का मार्शी एरियाज़ का पानी पीने से मलेरिया नहीं होता. एंड लास्ट वन इज़ प्लाज्मोडियम, उन सब के ब्लड में देखा गया है जिनको मलेरिया था. उसके बाद ब्लू नोट में लिखा हुआ है कि 1878 में एक फ्रेंच आर्मी फिजिशियन था लेब्रन, उसने रिसर्च की थी काज ऑफ मलेरिया पे. और उसने क्या किया था, सैंपल्स लिए थे हेल्दी पर्सनस के भी और मलेरियल पर्सन के भी, और उसको मलेरियल पर्सनस के ब्लड के अंदर से प्लाज्मोडियम मिला था. प्लाज्मोडियम उसने जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखे थे उनमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखे थे ब्लड के अंदर, उसको उसने नाम दे दिया था प्लाज्मोडियम का. ऑब्जर्वेशंस के बाद लोगों ने डिफरेंट काम करना इसके ऊपर स्टार्ट किया. ये ऑब्जर्वेशन सामने आई तो अब उन्होंने हाइपोथेसिस बनाना था. इसका हाइपोथेसिस का ये बना कि प्लाज्मोडियम इज़ द मेन काज ऑफ मलेरिया, कि प्लाज्मोडियम मलेरिया का मेन काज है और अब इसको ही प्रूव करना था. बायोलॉजिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट करना शुरू की. तो फर्दर जो डिडक्शन से सामने आई, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि डिडक्शन में इफ़ और देन यूज़ होता है, तो इसमें ये डिडक्शन सामने आई कि इफ़ द प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया देन द मलेरियल पेशेंट्स शुड हैव प्लाज्मोडियम इन द ब्लड. कि अगर मलेरिया का प्लाज्मोडियम मलेरिया का काज है तो हर मलेरियल पेशेंट के अंदर प्लाज्मोडियम होना चाहिए उनके ब्लड में. तो ये हाइपोथेसिस थी और इसको लॉजिकली इसको ट्रू साबित भी किया गया डिफरेंट एक्सपेरिमेंटेशंस के बाद. और उन्होंने ये हाइपोथेसिस ये बनाई, उसके बाद डिडक्शन में उन्होंने ये देखना था कि क्या ये आया दुरुस्त है या गलत है. उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स और रिजल्ट्स में अगर आएँ तो इसको डिडक्शन को मल्टीपल टाइम्स टेस्ट किया गया. बायोलॉजिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए. 100 उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि 100 मलेरियल पेशेंट्स के सैंपल लिए और हेल्दी पर्सनस के सैंपल्स लिए और उनको माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी किया. तो फिर उन्होंने क्या फाइंड किया कि मोस्ट ऑफ द मलेरियल पेशेंट्स हैज़ प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, के बहुत ज़्यादा मलेरियल पेशेंट्स के अंदर प्लाज्मोडियम था. द रेस्ट प्रूव्ड दैट द हाइपोथेसिस प्लाज्मोडियम इज़ अ काज ऑफ मलेरिया. तो पूरी फाइंडिंग्स के बाद ये प्रूव हो गया कि प्लाज्मोडियम इज़ मेन काज ऑफ मलेरिया. तो यहाँ तक पहली जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई, जो स्टार्ट यहीं से हुई थी कि व्हाट इज़ द काज ऑफ मलेरिया. तो आंसर मिल गया कि प्लाज्मोडियम इज़ द मेन काज ऑफ मलेरिया. नेक्स्ट प्रॉब्लम, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 2, पेज नंबर 18 पे अगर आप देखें तो हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ अ मैन. कि उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन रिकग्निशन उनकी ये थी, सवाल उनका ये था कि प्लाज्मोडियम ब्लड के अंदर ट्रांसफ़र कैसे होता है. तो नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वाज टू लर्न अबाउट हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन, कि हमारे ब्लड के अंदर ये कैसे जाता है. तो इसके लिए उन्होंने 2 ऑब्जर्वेशंस बनाई कि मलेरिया एसोसिएटेड है मार्शिस से और ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शिस डज नॉट काज मलेरिया, ये मलेरिया काज नहीं करता. और बायोलॉजिस्ट ने कंसीडर किया इन 2 चीज़ों से कि मार्शिस ड्रिंकिंग वाटर से और मार्शेस एसोसिएटेड टू मलेरिया, कि प्लाज्मोडियम वाज नॉट इन द मार्श वाटर, के प्लाज्मोडियम जो है वो इस पानी में, गंदे पानी में नहीं होता. तो फर्दर इसकी ऑब्जर्वेशंस 1883 में फिजिशियन A.F.A. किंग, उसने 20 ऑब्जर्वेशंस दी. उसमें से यहाँ पर 3 मेन बताई हुई हैं कि जो लोग बाहर सोते हैं, आउटडोर एरियाज़ में सोते हैं, उनमें मलेरिया के चांसेस ज़्यादा हैं उनकी निस्बत जो रूम्स में सोते हैं, अंदर सोते हैं. जो आजकल जो भी हम नेट्स यूज़ करते हैं, मच्छरदानी भी हम कहते हैं, जो लोग नेट्स यूज़ करते हैं तो उनके अंदर कम चांसेस थे मलेरिया के. और फाइन मॉस्किटो नेट्स यूज़ की जिन्होंने एज़ कम्पेयर टू दूज हु डिडंट यूज़ नेट्स. एंड द थर्ड वन इज़ के पीपल हु स्लेप्ट नियर स्मोकी फायर के नज़दीक जो सोते हैं उनके अंदर मलेरिया नहीं था. तो ये मेन ऑब्जर्वेशंस थी, उनको अब फर्दर आगे उन्होंने देखना था. हाइपोथेसिस अगर देखें तो उन्होंने इसकी क्या हाइपोथेसिस बनाई थी कि मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया. कि इस पूरे ऑब्जर्वेशन से उन्होंने एक हाइपोथेसिस बनाई कि मॉस्किटोज़ जो हैं वो प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करते हैं और मलेरिया को स्प्रेड करते हैं. अब ये उन्होंने हाइपोथेसिस दे दी. इस हाइपोथेसिस में इफ़ और देन लगाया कि अगर डिडक्शन में अगर आप देखें तो हाइपोथेसिस बन गया. डिडक्शन में उन्होंने ये कहा है कि मॉस्किटोज़ आर इन्वॉल्व इन स्प्रेड ऑफ मलेरिया, कि अगर मॉस्किटोज़ मलेरिया के स्प्रेड में हैं देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटोज़, तो प्लाज्मोडियम मॉस्किटोज़ के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए.
अब फर्दर इसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन स्टार्ट हुई। पहले ये तो पता चल गया कि प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। अब ज़ाहिर सी बात है, जब उन्होंने ये देखा कि मार्शियस एरिया में या गंदे पानी के अंदर दलदली इलाकों में जब प्लाज्मोडियम नहीं है तो फिर प्लाज्मोडियम आता कहाँ से है, प्लाज्मोडियम ह्यूमंस के ब्लड के अंदर कैसे आता है। फिर ये पता चला कि मॉस्किटोज़ का और मलेरिया का आपस में कोई कनेक्शन है। तो अब फिर उनको ये पता चला कि प्लाज्मोडियम मलेरिया के मॉस्किटोज़ के अंदर प्रेजेंट होगा तो ही वो ट्रांसफ़र हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है मलेरिया। ये उन्होंने डिडक्शन दे दी। अब इसके ऊपर फर्दर एक्सपेरिमेंटेशन स्टार्ट हुई। तो इसमें एक रोनाल्ड रॉस एक साइंटिस्ट था, उसने इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए 1880s में, और इंडिया में उसने उन दिनों में वर्किंग कर रहा था। तो उसने क्या किया कि ही अलाउड अ फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटोज़ टू बाइट अ मलेरियल पेशेंट, कि एक एनोफ्लीज मॉस्किटो स्पीशीज़ का नाम है फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो थी, उसने एक मलेरियल पेशेंट को बाइट किया और उसने मलेरिया मॉस्किटो को किल कर दिया एंड फाउंड प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइंग इन इट्स स्टमक, और देखा कि मच्छर के जो स्टमक था उसके अंदर प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर उसके बाद क्या कि उसने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया, उसने इन्फेक्टेड मॉस्किटो को अलाउ किया कि वो उसके अंदर प्लाज्मोडियम है ये उसने मेक श्योर किया, और उसके बाद उसने क्या किया कि जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो वो हेल्दी पर्सन को बाइट करे। तो अगर हाइपोथेसिस ट्रू थी तो हेल्दी पर्सन को भी मलेरिया होना चाहिए था, बट ही डिड नॉट यूज़ ह्यूमन बींग्स फॉर सच रिस्क एक्सपेरिमेंट्स। उसने ह्यूमन बींग्स को नहीं यूज़ किया, उसमें हम डिफरेंट रैट्स को यूज़ कर सकते हैं और मंकीज़ को यूज़ कर सकते हैं ये दो इस काम के लिए। तो उसने ह्यूमन को यूज़ नहीं किया, उसने इंस्टेड ह्यूमन जैसी प्रॉपर्टीज़ रखने वाले एनिमल्स को यूज़ किया। Then second time when he performed his experiment just to conclude the data, तो उसने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट अपना सेकंड टाइम दोबारा से किया। इस टाइम उसने स्पैरोज़ पे किया और स्पैरोज़ के लिए क्यूलिक्स को यूज़ किया, क्यूलिक्स मॉस्किटो को। तो उसने क्या किया कि क्यूलिक्स को बाइट करवाया इन्फेक्टेड स्पैरो को जिसके अंदर पहले से प्लाज्मोडियम मौजूद था। उसके बाद फिर उसने जब उस मॉस्किटो को एग्जामिन किया तो उसके स्टमक वॉल्स के अंदर प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई हुआ और मल्टीप्लाई हो के वो उसके स्लाइवा के अंदर आ गया, मॉस्किटो के स्लाइवा के अंदर आ गया। तो जब उसी मॉस्किटो ने अपनी इन्फेक्टेड स्लाइवा से दूसरे स्पैरोज़ को बाइट किया तो उसने प्लाज्मोडियम जो था वहाँ पे ट्रांसमिट कर दिया। तो इस तरह इन्फेक्टेड मॉस्किटोज़ के स्लाइवास के थ्रू प्लाज्मोडियम उनके स्टमक में मल्टीप्लाई होता है और फिर स्लाइवास के थ्रू वो आगे ट्रांसफ़र होता है। यहाँ पे आपने एक बात बस याद रखनी है कि एनोफ्लीज मॉस्किटो मलेरिया काज करती है ह्यूमंस के अंदर और क्यूलिक्स काज करती है आउटडोर स्पीशीज़ के अंदर, एनिमल्स के अंदर। क्यूलिक्स आउटडोर स्पीशी है और एनोफ्लीज इंडोर स्पीशी है। आफ्टर ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स उसने फर्दर अपने एक्सपेरिमेंट्स को कंटिन्यू किया। जब उसने ये सारा उसको एनिमल्स के ऊपर और स्पैरोज़ के ऊपर अप्लाई करने के बाद अब उसने ह्यूमंस के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। तो ह्यूमंस के अंदर भी उसने ऐसे ही किया है कि एक आदमी जिसको पहले से मलेरिया था उसके ऊपर एनोफ्लीज़ को बाइट करवाया और फिर एनोफ्लीज़ ने बाइट किया एक हेल्दी मैन को, तो फिर वो हेल्दी मैन के अंदर ट्रांसफ़र हो गया और उसको मलेरिया हो गया। तो ये इसका एक्सपेरिमेंट्स ऑन ह्यूमन बींग्स, और इस पूरे प्रोसेस से उसको पता चला कि मॉस्किटोज़ आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। तो ये उसका यहाँ पे उसका कंक्लूजन निकला था। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 2 में हमने पहले ऑब्जर्वेशन को देखा, हाइपोथेसिस को देखा कि किस तरह प्लाज्मोडियम ह्यूमंस के ब्लड में जाता है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स और रिजल्ट्स देखे और एंड पे रोनाल्ड रॉस ने अपने एक्सपेरिमेंट को ह्यूमंस के ऊपर किया और सक्सेसफुली उसको कंक्लूड किया। नेक्स्ट अगर हम इसके की पॉइंट्स देखें तो ऑलमोस्ट ये सारे हम लोगों ने अपने पूरे चैप्टर में कवर कर लिए हैं। एमसीक्यूज़ अगर देखें तो सबसे फर्स्ट एमसीक्यूज़ है विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी फोकस ऑन द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल्स। तो ये हमें पता है साइटोलॉजी है। द स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस की जो स्टडी है इसको हम लोग जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। इंसुलिन मेड थ्रू बैक्टीरिया इज़ एन एग्जांपल ऑफ टेक्निक, ये बायोटेक्नोलॉजी की एग्जांपल है। एमसीक्यूज़ नंबर 4 है कि हार्ट पंप्स ब्लड, यहाँ पे फंक्शंस बताए हुए हैं ऑर्गन्स के, तो ऑर्गन्स के फंक्शंस को हम लोग फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं। उसके बाद है नंबर 5 पे विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। टैक्सोनॉमी डील्स विद द टैक्सोनॉमी। नंबर 6 पे है विच स्टेप कम्स बिटवीन मेकिंग हाइपोथेसिस एंड डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। तो इसके दरमियान में मेकिंग डिडक्शंस आता है, हाइपोथेसिस के बाद हम डिडक्शंस बनाते हैं। उसके बाद नंबर 7 पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड की कोई करेक्टरिस्टिक नहीं है। इसमें एमसीक्यूज़ हैं इट रिलाइज ऑन एविडेंसेस, ये भी इसकी करेक्टरिस्टिक है। इट इन्वॉल्व्स फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस भी इसमें बनाते हैं। हाइपोथेसिस विल ऑलवेज बी ट्रू, नो दिस इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक मेथड। हाइपोथेसिस
गलत भी हो सकता है और दुरुस्त भी हो सकता है। उसके बाद है चूज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। इसमें है ऑब्जर्वेशंस, hypothesis, deduction and experiment. Number A is a correct answer. The next one, 9 MCQs number. People who slept near smoky fire and less chance to suffer from the malaria. Why? Because स्मोक एज अ रिपेलेंट काम करता है मॉस्किटोज़ को रिपेल करता है, यानी जिस एरिया में स्मोक हो वहाँ पे मॉस्किटोज़ नहीं आ सकते। दैट्स वाई वहाँ के लोगों को स्मोकी एरियाज़ में मॉस्किटोज़ नहीं आएंगे तो कम होगा, चांसेस कम होंगे मलेरिया के। And the last MCQ is experiments are very important in scientific method because a researcher can disprove or approve a theory, hypothesis. इसमें MCQ नंबर B बिल्कुल करेक्ट है।